गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। AHNB ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चे एवं बच्चियों का स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ्स में जो लेसन 7 चल रहा है, निर्देशांक ज्यामिति अर्थात कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इस लेसन 7 में हम लोगों ने जो इसके पिछली वीडियो लेक्चर नंबर 7 गई थी बच्चों, उसमें हम लोग एक्सरसाइज 7.3 के कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया था। तो आज जो लेक्चर नंबर बनेगा 8 बनेगा और इसमें आज हम लोग देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट आपकी एक्सरसाइज आ रही है, यह है 7.4 होगा। और जो ऐच्छिक प्रश्नावली है अर्थात ऑप्शनल एक्सरसाइज है, इसके बारे में हम लोग इसमें से कुछ क्वेश्चन हम लोग देखा जाएगा और उस क्वेश्चन को लगाने का काम किया जाएगा बच्चों। तो आइए शुरू करते हैं। क्लास 10th होगा, सब्जेक्ट मैथ्स, और जो लेसन 7 है यह कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और आज हम लोग देखेंगे इसमें एक्सरसाइज जो होगी 7.4 होगी बच्चों। और ये जो है ऐच्छिक प्रश्नावली है अर्थात ऑप्शनल हम लोग लिख देते हैं, ऑप्शनल है। और ये लेक्चर नंबर जो बनेगा बच्चों, लेक्चर नंबर यह 8 होगा। तो यह क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ्स, यहां ध्यान दीजिए बच्चों। आज का जो क्लास हुआ क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और लेक्चर 8 हुआ। और जो एक्सरसाइज आज हम लोग कवर करेंगे वो होगा 7.4। और 7.4 जो है वो ऐच्छिक प्रश्नावली है अर्थात ऑप्शनल एक्सरसाइज है, उस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन देखा जाएगा। तो आइए बच्चों, यह जो प्रश्नावली है 7.4 है, यह एक्सरसाइज 7.4 में ये क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग की तरफ से आया, इसको हम लोग बता रहे हैं हम। और ये इस सवाल में दिया क्या है बच्चों कि बिंदुओं A 2-2 और बिंदु B जो है 3-7 को जोड़ने वाले रेखाखंड को, इस A और B जो बिंदु दिया हुआ है बच्चों, इन दो बिंदुओं को मिलाने से जो रेखाखंड बन रही है, अब यह रेखाखंड क्या कह रहा है, कह रहा है कि यह रेखाखंड को रेखा 2x + y - 4 = 0 इस तरह से इक्वल दिया है और जिस अनुपात में विभाजित करते हैं उसे ज्ञात कीजिए। तो आइए बच्चों इस सवाल को हम लोग लगाएगा। क्या कह रहा, पहले मैया आपको सवाल समझा दूं कि यह A और B दो बिंदु दिया हुआ है और दो बिंदुओं को मिलाने से ये जो रेखा बन रही है, इसको एक कोई दूसरी रेखा है, इसको कोई एक दूसरी रेखा है, मान लेता हूं यह कोई दूसरी रेखा है, मान लेता हूं यह CB है ना, यह मान लेता हूं कि यह C और D एक रेखा है और इस रेखा का समीकरण दिया हुआ है बच्चों। क्या लिखा है कि 2x + y - 4 = 0। तो यह रेखा जो है इस AB रेखा को काट रही होगी और जहां काट रही है यह कटान बिंदु जो है
इस रेखा को किस रेशियो में विभाजित कर रहा है, किस अनुपात में इसको विभाजित कर रहा है, वह अंतर विभाजन कर रहा है या वाय विभाजन कर रहा है, यह हम लोग को ज्ञात करना है बच्चों। तो इसमें यह ध्यान दीजिए, मान लेता हूं कि इसका कटान बिंदु जो है x और y है ना बच्चों। तो इसका यह अर्थ हो गया कि मैं इधर वाले के रेशियो को यहाँ पे यह यम मान देता हूं और इधर वाली जो P से B की दूरी है इसको मैं यन मान देता हूं और यह हो जाएगा x1 और यह होगा y1 और यह होगा x2 और यह होगा y2। ठीक है बच्चों, एक बार फिर इस सवाल को समझिए कि दो बिंदु A और B को मिलाने वाली रेखाखंड को एक दूसरी रेखा जो है इस रेखा को AB रेखा को कहीं काटेगी और जो काटेगी जो कटान बिंदु होगा यह कटान बिंदु इस रेखा को किस रेशियो में विभाजित कर रहा है वो भी आप लोग को देखना होगा कि अंतर। एक सवाल और इसमें बन सकता है कि यह अंतर विभाजन करेगा यह वाय विभाजन करेगा, है ना बच्चों। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व किया जाए, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों। तो अब यहां देखिए अंतर विभाजन के ही फॉर्मूले पर हम लोग लगाएंगे और यह अंतर विभाजन का फॉर्मूला होता है बच्चों x बराबर mx2 प्लस mx1 बटा m प्लस n होगा। यहां से x का मान हम लोग निकालेंगे तो यहां से m हो गया और x2 के स्थान पर क्या होगा बच्चों, यहां से 3 होगा, हम लोग 3 लिख दे रहे हैं और n की जगह पर रहने दे रहा हूं और x1 के स्थान पर क्या होगा बच्चों, यह 2 हो जाएगा और y हम लोग लिख देंगे बटा m प्लस n हो गया। तो इस तरह से जो x का मान आया बच्चों वह आ गया 3m प्लस 2n बटा m प्लस n आ गया। ठीक है, अब हम लोग y का मान निकालते हैं। तो y का जब मान निकालेंगे बच्चों तो यहां से आएगा my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n होगा और यहां से हम लोग सॉल्व करेंगे तो यह m हो गया और y2 के स्थान पर क्या होगा 7 हो जाएगा प्लस n के स्थान पर n ही रहेगा और इंटू y1 के स्थान पर -2 होगा और y लिखेंगे m प्लस n लिखेंगे बच्चों। तो अब ध्यान दीजिए यह आ जाएगा 7m माइनस 2n बटा m प्लस n हो गया। तो यह y का मान आ गया। अब देखिए x और y का मान यह अगर निर्देशांक हम लोग को ज्ञात करना हो तो यहाँ m और n का मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो हम लोग को m और n में ही रेशियो निकालना है, अर्थात m संबंधी n क्या होगा यह हम लोग को ज्ञात करना है। यह m संबंधी n कितना होगा यही हम लोग को ज्ञात करना है बच्चों। तो अब एक ध्यान दीजिए बच्चों यहाँ से कि अगर यह x और y का मान आ गया बच्चों और यह x और y देखिए यह जो P पॉइंट है ना वह AB रेखा पर भी पड़ रहा है और CD रेखा पर भी पड़ रहा है। तो जब CD रेखा पर पड़ रहा है तो इसका अर्थ यह हो गया कि यह जो P बिंदु का निर्देशांक x और y आया है ना बच्चों यह CD रेखा के समीकरण को संतुष्ट करेगा। संतुष्ट करने का क्या अर्थ हो गया कि x और y का मान हम लोग यहाँ पर रख करके इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो वह 0 आ जाएगा। तो अब आइए x और y का मान हम लोग इसमें रखा जाएगा। तो आइए देखा जाए क्या होगा। क्या लिखेंगे कि x और y बिंदु यह CD रेखा पर स्थित है और जब स्थित है तो यह बिंदु इस रेखा के समीकरण को सेटिस्फाई करेगा अर्थात संतुष्ट करेगा।
तो आइए वह रेखा का समीकरण क्या दिया हुआ है बच्चों, मैं यहाँ से एक कॉलम बना दे रहा हूँ और इधर से मैं सवाल को सॉल्व करता हूँ। तो यह हो गया 2x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल 0 हो गया, और x के स्थान पर हम लोग क्या रखेंगे, 3m प्लस 2n रखेंगे। तो यह हो जाएगा, देखिएगा 2 हो गया और x के स्थान पर क्या होगा, 3m प्लस 2n बाई m प्लस n हो गया, और प्लस y के स्थान पर क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे। तो यह हो जाएगा 7m माइनस 2n बाई m प्लस n हो गया, और माइनस 4/1 कर देंगे और यह बराबर 0 हो गया। तो अब इसमें m और n में एक रेशियो निकाला जाएगा। अंक इसका मान करेक्ट नहीं आएगा, m और n क्योंकि एक ही समीकरण से दो अज्ञात राशि न है, एक m है और दूसरा n है। तो एक ही समीकरण से दो अज्ञात राशियों का मान निकालना मुश्किल हो जाएगा, असंभव होगा। केवल उसका रेशियो हम लोग निकाल सकते हैं, उसमें अनुपात हम लोग निकाल सकते हैं। तो अब आइए इसमें इसको सॉल्व किया जाए बच्चों। तो देखिए m प्लस n तो इसका एलसीएम हो जाएगा, m प्लस n एलसीएम हो जाएगा, और यहां से 2 का अंदर गुणा होगा तो यह हो जाएगा 6m, और प्लस यह हो जाएगा 4n, और प्लस यह हो जाएगा 7m, और यह हो गया माइनस 2n हो गया, और माइनस 4 का देखिए इसमें गुणा भी होगा 4 का, तो यह हो जाएगा 4m और माइनस 4n हो जाएगा, और इधर हो गया क्या 0/1 हम लोग कर सकते हैं। अब हम लोग क्या करें, इसको पहले सॉल्व करके और छोटा कर लीजिए। तो जब सॉल्व करेंगे तो 6m और यहां से माइनस 4m है तो 2m प्लस हो गया, और 7 यह है तो यह हो जाएगा 7 और 2 9 हो जाएगा, अर्थात 9m हो जाएगा, है ना। देखिए 6 और 7 13, 13 में से 4 निकाल लेंगे तो 9 हो जाएगा। यह हो जाएगा 4n, और यहां पर भी यह 4n है तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, और मिलेगा क्या माइनस 2n होगा, और बाई m प्लस n हो गया बराबर 0/1 कर सकते हैं। अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, है ना। तो यहां पर तिर्यक का जब गुणा करेंगे बच्चों तो 1 का गुणा इसमें होगा, अर्थात अगली लाइन हम लोग लिखेंगे कि 9m माइनस 2n बराबर 0 हो गया। तो अब अगला स्टेप होगा कि 9m बराबर 2n हो गया। अब देखिए यहां से कि इसको m/n करना है, हमको m/n करना है, तो इस n को इधर लाएंगे तो यह हो जाएगा m/n हो जाएगा, और यह जब इधर जाएगा तो 2 में 9 का क्या होगा भाग होगा। अब ध्यान देना है, यह प्लस में आ रहा है या माइनस में आ रहा है, तो आप लोग देख रहे हैं यह कि यह धनात्मक हो रहा है ना, यह धनात्मक हो रहा है। इस तरह से यह अंतः विभाजन होगा, है ना बच्चों, इसलिए यह इंटरनल डिवीजन होगा, यानी अंतः विभाजन होगा, अंतः विभाजन होगा, इंटरनल डिवीजन होगा। अब ध्यान देना बच्चों कि यह धनात्मक में आ गया अर्थात अंतः विभाजन होगा, और अगर अंतः विभाजन होगा तो यह एक आंसर तो यह भी आप लोगों को दे सकता है कि यह कौन सा विभाजन करेगा, यह अंतः विभाजन करेगा या वह विभाजन करेगा। तो अगर यह धन में आ गया तो कहना कि यह अंतः विभाजन आ रहा है करेगा, और अगर यह माइनस में आ गया तो कह देना कि यह वाय विभाजन कर रहा है। जैसे कहने का अर्थ यह है कि यह AB रेखा है, और AB रेखा यह 2 बिंदु दिया हुआ है, और यह CB रेखा जब यहां से मैं इसको खींचूंगा यहां से, है ना, मान लेता हूं कि ये B बिंदु से बाहर से खींचूंगा, तो इस AB रेखा को अगर मैं आगे बढ़ाऊंगा
तो यह सीधी रेखा इस AB रेखा को कहीं जरूर काटेगी, तो उस समय वह m/n का मान निगेटिव में आ जाएगा, अर्थात वह y विभाजन करेगा, यानी A और B बिंदु के बाहर या तो इधर से कहीं से यह सीधी रेखा इसको काटेगी बच्चों। मगर इस सवाल में हम लोगों ने अंदर मान करके लगाया था और देखा कि सचमुच में यह धनात्मक में आ जा रहा है, इसलिए आंसर जो होगा, ये जो आंसर देंगे बच्चों, जो m संबंधे n होगा यह बराबर हो जाएगा 2 संबंधे 9 का आएगा, 2 संबंधे 9 में यह आ जाएगा बच्चों। तो अब यह सवाल जो हम आप लोग को 7.4 का पहला सवाल हमने बताया और हमें यकीन है कि आप लोग को यह समझ में आ गया होगा। यहीं पर समझने की बात है बच्चों, यहीं पर 2 क्वेश्चन हम लोगों से कर सकता था। एक क्वेश्चन कर सकता था कि बताइए कि A और B बिंदु को मिलाने से जो रेखाखंड बन रही है, सीधी रेखा उसको काट रही है, और जो कटान बिंदु होगा इस रेखा के अंदर होगा, इन बिंदुओं के अंदर होगा या इस दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के बिंदुओं से बाहर होगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि m/n का मान धनात्मक आ गया, इसलिए यह अंतर विभाजन करेगा, और अगर यह ऋणात्मक आ गया होता तो हम लोग आंसर दिए होते कि y विभाजन कर रहा है। तो आप लोग इसको पहले नोट करें बच्चों। अब हम एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम इसे मिटा देते हैं बच्चों, आप लोग लिख चुके होंगे। तो आइए बच्चों, अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह आपके एक्सरसाइज 7.4 का ये क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, ये दोनों मैं आपको बताता हूं। पहले क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि यह 3 बिंदु दिया हुआ है, एक A है, एक B है और एक C है, और ये तीनों बिंदु संरेखी हैं। संरेखी का अर्थ क्या हो गया, यह एक सीधी रेखा में है। आइए इसको क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है और यह कह रहा है बच्चों कि यह कोई 3 बिंदु है, एक A है, एक कहीं B है और एक कहीं C है, ठीक है। और A बिंदु का निर्देशांक जो दिया है यह x और y लिखा है, और B बिंदु का जो दिया है 1 और 2 लिखा हुआ है, और C बिंदु का जो निर्देशांक है यह 7 और 0 लिखा हुआ है, और यह तीनों बिंदु संरेख हैं। कोलिनियर है, यानी संरेखी हैं, संरेखी। तो कहने का अर्थ यह है कि यदि यह तीनों बिंदु संरेख है, संरेख का मतलब एक सीधी रेखा में है, तो x और y में संबंध स्थापित कीजिए। यानी x और y में क्या संबंध होगा बच्चों, यह हम लोग को ज्ञात करना है। तो आइए इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, इस सवाल को ध्यान देना बच्चों। यहां से हम लोग क्या करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ऐसा सवाल बोर्ड के एग्जाम में पूछा भी जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक तरह से समझिए, है ना, और बहुत इजी क्वेश्चन भी है। देखिए इसको हम लोग लिखेंगे x1 y1, और इसको हम लोग लिख देंगे x2 y2, और इसको हम लोग लिख देंगे x3 और y3। तो कहने का अर्थ यह है कि संरेख होने का प्रतिबंध क्या होता है। देखिए याद, फार्मूला याद है बच्चों, यह 3 बिंदुओं के संरेख होने का प्रतिबंध आप लोगों को याद होगा। अगर याद नहीं है तो आप लोग कैसे उसको याद करेंगे, कैसे उसको याद करने का तरीका क्या है, यह आप लोग समझिए। कि आप लोग क्या करेगा कि x y माइनस वाई, x y माइनस वाई और x y माइनस वाई, ऐसे आप लोग कई बार लिखे हैं, 1 2 3 बार लिख दीजिए। और यहां से देखिए यह 3 बिंदु है, तो 3 बिंदु का मतलब यह 1 2 3 है। तो पहले आप लोग 1 2 3 पढ़िएगा, या आप लोग यह कहिए कि एक का क्रम में आप लोग लिखिएगा। एक क्रम का मतलब यह एक कोई साइक्लिक, ऐसे 1 है 2 है 3 है। तो
क्रम का अर्थ यह हो गया कि आप लोग पहले पढ़िए 1 2 3, ठीक है बच्चों। तो आप लोग पढ़ेंगे 1 2 3। अब 1 से आपने शुरू किया था, अब 1 से शुरू किया था, तो अब 1 से नहीं, अब की शुरू करिए 2 से। तो अब पढ़ेंगे 2 3 1, ऐसे पढ़ेंगे। यहां पर लिखेंगे 2 3 1 हो गया। अब की कहां से पढ़ना बच्चों? अब तीनों संख्या को बोलना है आपको। तो यहां से 3, इसको लिखेंगे 3। तो जब 3 से आप शुरू करेंगे, पढ़ना शुरू करेंगे, तो क्या लिख पढ़ेंगे कि 3 1 2 क्रम से। तो यहां पर हो जाएगा 3 1 2 हो गया, और बराबर आप लोग क्या कर दीजिए? 0 कर दीजिए। तो इस तरह से यह संरेख होने का फार्मूला जो है, प्रतिबंध का जो फार्मूला है बच्चों, वह आ गया। तो आइए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहां से आप लोग मान रखेंगे बच्चों, देखिए x1 के स्थान पर क्या रखेंगे? x1 के स्थान पर x रखेंगे, ब्रैकेट में y2 माइनस y3, y2 के स्थान पर 2 रखेंगे, माइनस y3 के स्थान पर 0 रखेंगे, ये भी हो गया, प्लस x2 के स्थान पर 1 रखना है, y3 के स्थान पर 0 रखना है, माइनस y1 के स्थान पर y रखेंगे, प्लस x3 के स्थान पर 7 है, और y1 माइनस y2 अर्थात y1 के स्थान पर y और y2 के स्थान पर 2 आ गया, और यह बराबर 0 हो गया। तो हम लोग इस तरह से इम्प्लाइड दैट का लगाएंगे, या हम लोग या करके लिखते चलेंगे, है ना। इस प्रकार से भी आप लोग लिख सकते हैं। तो यह हो जाएगा 2x, इसको हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं बच्चों, समझ में आ रहा है ना। इसको हम लोग 2 में से 0 घटाएंगे तो 2 ही होगा। अब x इंटू 2 लिखें या 2 इंटू x लिखें, दोनों बात एक ही है। और यहां से क्या हो जाएगा? प्लस और माइनस का गुणा, ये हो जाएगा माइनस y होगा। और यहाँ पर ध्यान देना तो बच्चों, यहाँ पर अंदर 7 का जब अंदर गुणा होगा तो दोनों में गुणा होगा, तो यह हो जाएगा 7y और माइनस यह 14 हो जाएगा, और बराबर 0 हो गया। तो y 2 बार है, तो उसको हम लोग एक बार जोड़ दें बच्चों। तो यह हो जाएगा 2x, और यह हो जाएगा 7y में से 1y घटेगा तो क्या हो जाएगा? यह 6y हो जाएगा, और माइनस 14 हो गया, बराबर 0। तो आप लोग चाहें तो इसको 2 कॉमन लेकर के और इसको हम लोग छोटा कर सकते हैं। तो यह हो जाएगा x, और यह हो जाएगा 3y, और यह हो जाएगा माइनस 7 हो गया, बराबर 0 हो गया। तो इस तरह से जो संबंध आएगा, 2 से जब 0 में भाग देंगे बच्चों, देखिए 2 से जब 0 में भाग देंगे तो यह आ जाएगा x, यह हो जाएगा 3y, और माइनस 7 हो गया, बराबर 0 हो गया। तो x और y में यही संबंध स्थापित होगा कि यहाँ पर x प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल 0 होगा। तो इस तरह से यह क्वेश्चन नंबर 2 था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को मिटाएंगे, और क्वेश्चन नंबर 3 इससे भी बढ़िया सवाल है, यह उससे भी बल्कि इंपॉर्टेंट सवाल यह है ना। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को मिटाएंगे, और क्वेश्चन नंबर 3 अब हम लोग लगाएंगे। तो आप लोग बहुत जल्द इसको पहले उतार लीजिए, और हम इसको मिटाएंगे और क्वेश्चन नंबर 3 आपको बताएंगे। अब हम इसे मिटा देते हैं बच्चों, आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो आइए बच्चों, अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग सॉल्व किया जाए। कह क्या रहा, पहले ये सवाल में मैं आपको समझा दूं कि कह रहा है कि एक वृत्त है, और जो वृत्त 3 बिंदुओं से होकर जाता है। एक बिंदु A है, और एक बिंदु B है, और एक कहीं बिंदु C है। यह वृत्त 3 बिंदुओं से होकर जाती है, या हम लोग यह कहें कि एक वृत्त है जिस पर यह 3 बिंदु स्थित है। दोनों बातें कही है, यह तीनों बिंदु से यह वृत्त जाती है, या हम लोग कहें कि वृत्त की परिधि पर यह तीनों बिंदु स्थित है। ठीक है,
तो इन तीनों बिंदुओं से होकर अगर जा रही है तो इस वृत्त का केंद्र ज्ञात करना है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, ये बहुत बढ़िया सवाल है और इस सवाल को कैसे आप लोग सॉल्व करेंगे यह ध्यान दीजिएगा। यही सवाल सेम, ये तो 10th क्लास है ना, 12th क्लास में भी यह क्वेश्चन आते हैं। ये 12 में, अब तो 11th में हो गया है कि किसी सर्किल दिया रहेगा और ये तीनों बिंदु दिया रहेगा तो इसका सेंटर पता करना रहेगा, तो वह आपको इंटरमीडिएट के मेथड से लगाया जाता है। वहां पर इस वृत्त के समीकरण को मान करके लगाया जाता है, मगर यहाँ पर आपको उस मेथड से नहीं लगाना है। 10वीं क्लास के मेथड में जो बुक में एनसीईआरटी में दिया इस मेथड से आपको सॉल्व करना है। तो कहने का अर्थ यह है कि चलिए इस वृत्त का जो सेंटर है ना बच्चों, इसको हम लोग O मान देते हैं। तो इसका मतलब कि वृत्त के जो सेंटर है, यहां से वृत्त की परिधि की दूरी यह त्रिज्या होगी और वृत्त की सभी त्रिज्याएं आपस में क्या होती है बच्चों, आप लोग तो समझते होंगे ना कि वृत्त के अंदर यानी वृत्त की त्रिज्याएं माने एक से अधिक त्रिज्या बना सकते हैं और सब त्रिज्याएं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। ऐसा मत कर लीजिएगा कि वृत्त की सभी त्रिज्याएं बराबर नहीं होती, ऐसा नहीं, वृत्त की सभी त्रिज्याएं क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो अब आप लोग चलिए, इसका मतलब यह हो गया कि हम लोग एक बार OA और एक है रेडियस OB, यानी रेडियस OA और रेडियस OB को हम लोग इक्वल करेंगे। तो OA बराबर OB लिखेंगे, ठीक है बच्चों। अब OA कैसे निकालेंगे ध्यान दीजिए, और इस सेंटर जो O हम लोगों ने माना है, इसका निर्देशांक हम लोग को ज्ञात करना है। और मैथ में बहुत बढ़िया तरीका होता है कि जब किसी चीज को ज्ञात करना हो, मालूम ना हो, तो उसको मान लो कि यह x और y इसका आंसर है कि नहीं, इसको मान लीजिए कि यह x और y है। तो इस तरह से अब मान देने से तो केवल आंसर आ नहीं गया, अब मानने के बाद भी क्या करना पड़ेगा, इसको लगाना पड़ेगा ना बच्चों। तो इसलिए अब OA का जब मान निकालेंगे तो देखिए यह होगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला। तो आइए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, अर्थात हम लोग लिखेंगे x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यह हो गया y और माइनस 6 है तो यह हो गया प्लस 6 और इसका होल स्क्वायर हो गया। और इधर से चलिए OB निकालिए बच्चों, OB। तो OB भी हो जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर और प्लस मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं y प्लस 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब ध्यान दीजिए, यह दोनों पक्षों में करड़ी है, रूट है, तो उसको कैसे हटाया जाएगा। तो आप लोग कहेंगे कि दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। तो जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे बच्चों तो यह करड़ी क्या हो जाएगी, हट जाएगी। तो इस तरह से हम लोग लिखेंगे क्या, इसको लिखेंगे x माइनस 6 का होल स्क्वायर और y प्लस 6 का होल स्क्वायर बराबर इधर हो जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर और यह हो गया y प्लस 7 का होल स्क्वायर, या करके लिख दीजिएगा, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान देना, x वाले को एक तरफ ले आओ और y वाले को एक तरफ ले जाइए। देखिए हल करने के बहुत तरीका है, यहाँ से आपको सॉल्व करना है तो सॉल्व करने के बहुत से मेथड है। या तो इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर से तोड़ो, और इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से तोड़ो, इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर से तोड़ो, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से तोड़ो, और तोड़ो तो बाद में कुछ कटेगा उसको काटो, बाकी सबको जोड़ो, है ना बच्चों। तो अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से क्या लिखेंगे, एक मेथड और है कि x वालों को एक तरफ कर दीजिए, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए मैं इसको इधर लाता हूं तो यह हो जाएगा x माइनस 6 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 3 का होल स्क्वायर कर दे रहा हूं, और इधर मैं चलता हूं तो y प्लस 7 का होल स्क्वायर माइनस कर दे रहा हूं और यहां से हो गया y प्लस 6 का होल स्क्वायर कर दिया। तो यहां से वर्गांतर का फार्मूला आप लोग लगा सकते हैं, अर्थात a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जब फार्मूला लगाएंगे बच्चों तो एक बार इसको जोड़ेंगे, यही होता है ना, अर्थात
x माइनस 6 और प्लस x माइनस 3 एक बार जोड़ दिए और एक बार x माइनस 6 और माइनस x प्लस 3 हो जाएगा इधर का। इधर भी चलिए बच्चों एक बार जोड़ दीजिए, तो यहाँ से y प्लस 7 और यहाँ से y प्लस 6 एक बार जोड़ दिया आप लोगों ने और एक बार घटाएंगे तो y प्लस 7 हो गया और माइनस y माइनस 6 हो गया। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए क्या होगा। अब देखिए तो यहाँ से x से x कट जाएगा और यह हो जाएगा 3 में से 6 घटाएंगे तो माइनस 3 हो जाएगा, अर्थात हम लोग लिखेंगे माइनस 3 और यह हो जाएगा 2x और माइनस 9 हो गया। इधर देखिए तो y से y कैंसिल होगा और यह केवल 1 होगा, यहाँ से 1 होगा और यह हो जाएगा 2y और प्लस क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, है ना बच्चों। तो अब यहाँ से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान देना, एक समीकरण बनाएंगे, यह माइनस 6x हो गया और यह प्लस 27 हो जाएगा बराबर और यह हो जाएगा 2y और प्लस 13 हो गया। नीचे होता मैं लिखूं तो आपको ना दिखाई दे, कट जाए वीडियो में, ये भी बड़ा डर रहता है इसमें, है ना बच्चों। तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, इसको हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं तो माइनस 6x और यह हो जाएगा माइनस 2y और प्लस 27 है और माइनस 13 हो गया बराबर 0 हो गया। तो यहाँ से क्या हम लोग लिखेंगे, यहाँ से हम लोग लगा देते हैं, यहाँ से कहीं हो सकता है नीचे हम लगाते जाएं और वो वीडियो में वो ना आवे तो फिर में है ना डार चली जाती है। तो चलिए आगे देखिए, यहाँ से लिखेंगे माइनस 6x और यहाँ से माइनस 2y और यहाँ पर हो जाएगा घटाएंगे तो कितना होगा 14 हो जाएगा क्या बच्चों, हाँ ये 14 हो जाएगा और बराबर 0। तो अब ये समीकरण जो बनेगा -2 आप लोग कॉमन ले लीजिए तो यह हो जाएगा 3x, यहाँ हो जाएगा y और यहाँ हो जाएगा 7 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यह एक समीकरण बनेगा हम लोग को। क्या समीकरण बनेगा बच्चों कि 3x प्लस y माइनस 7 बराबर 0, यह एक समीकरण आ जाएगा। चलिए रहने दीजिए, इस समीकरण को रहने दीजिए, है ना बच्चों, ताकि आगे चल करके यह काम आएगा आपको। अब देखिए जिस प्रकार से आप लोगों ने OA बराबर OB किया है, इसी तरह से या तो OA बराबर OC करिए या OB बराबर OC करिए, कोई बात नहीं है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करें कि OB बराबर OC से लगावे या OA बराबर OC से लगावे, तभी कोई बात नहीं है। तो आइए अब हम लोग OB बराबर OC करते हैं। चलिए OB बराबर OC करते हैं और इससे हम लोग लगाते हैं। तो O से B का मान तो यही आया था, अंडर x माइनस 3 का होल स्क्वायर और प्लस y प्लस 7 का होल स्क्वायर हो गया था। अब OC निकालना है बच्चों, OC, तो OC क्या हो जाएगा देखिएगा, x माइनस 3 का होल स्क्वायर और प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर होगा बच्चों। अब हम लोग इसको दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो करनी क्या हो जाएगी, हट जाएगा बच्चों, यहां से करनी हट जाएगी। तो हम लोग लिखेंगे x माइनस 3 का होल स्क्वायर y प्लस 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, और आगे देखिए यहां लिखेंगे x माइनस 3 का होल स्क्वायर और यह हो जाएगा y माइनस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो फिर यहीं से मेथड को फिर लगाएंगे कि x वालों को एक तरफ लाइए, y वालों को एक तरफ ले जाइए, तो यह हो जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर और माइनस हो जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो ये तो लग रहा है कि कट जाएगा बच्चों, है ना, ये कट जाएगा, x माइनस 3 ये भी हो रहा है, x माइनस 3 ये भी हो रहा है, तो ये तो कट जाएगा। चलिए ठीक है, अच्छी बात है, कट गया तो और आसान ही हो गया। चलिए देखिए यह इससे क्या हो जाएगा, यह कट जाएगा, तो सीधे सीधे यह हो गया आप लोग को, है। तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं कि y प्लस 7 का होल स्क्वायर और माइनस y माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर 0 कर देंगे। तो इसको भी एक बार जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे, तो y प्लस 7 हो गया और यहां से सॉरी y प्लस 7 में हम लोग जोड़ेंगे प्लस y माइनस 3 लिखेंगे
है ना बच्चों। एक बार देखिए y प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है ना, तो इसको वर्गांतर से एक बार जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे, तो जब y प्लस 7 है और प्लस y माइनस 3 हो गया, और पुनः जब आगे लगाएंगे तो y प्लस 7 में से y माइनस 3 घटाएंगे तो हम लोग लिखेंगे y प्लस 7 और माइनस y और प्लस 3 हो गया इज इक्वल 0 हो गया बच्चों। तो यहां से ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा 2y होगा क्या, 2y हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस 4 हो जाएगा, और इसमें देखिए तो y से y कटेगा और ये हो जाएगा 10 हो जाएगा इज इक्वल 0। तो दो भी इसमें से कॉमन ले लीजिए 10। देखिए यहां से समझिएगा बच्चों, मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, इधर 10 का गुणा है ना, तो 10 से इधर भाग देंगे तब भी 0, और 2 इसमें से कॉमन ले लीजिए, तो 2 जब कॉमन लेंगे तो 2 में इसका गुणा करेंगे तो मान लीजिए यह हो गया 20 और यह हो जाएगा y प्लस 2 हो गया बराबर 0 हो गया। तो यहां से होगा y प्लस 2 बराबर 0, तो y बराबर क्या हो जाएगा माइनस 2 हो जाएगा। और जब y बराबर माइनस 2 हो गया तो y बराबर माइनस 2, तो x का मान कैसे निकलेगा, तो यह मान समीकरण 1 में आप लोग क्या करिए रख दीजिए। तो अब यहां से समीकरण 1 से क्या है, इक्वेशन नंबर 1 क्या है, यहां से कह रहा है कि 3x प्लस y माइनस 7 इज इक्वल 0 दिया है, तो y यहां पर प्रतिस्थापित कर देंगे, अर्थात पुट कर देंगे। क्या पुट करेंगे बच्चों, यहां से लिखेंगे कि y इज इक्वल माइनस 2 लिखेंगे। तो जहां जहां y आपको दिखाई दे रहा है बच्चों वहां पर माइनस 2 कर देंगे, तो यह क्या मिलेगा आप लोग को, मिलेगा 3x माइनस 2 माइनस 7 इज इक्वल 0, अर्थात 3x माइनस 9 बराबर 0, तो x बराबर 9/3, अर्थात x का मान हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इस तरह से जो सेंटर हम लोग को पता करना था, सेंटर का मतलब इस वृत्त का जो केंद्र पता करना था, वह केंद्र का निर्देशांक हो गया -2 और 3 आ गया। तो यह आंसर आ जाएगा O बिंदु का जो निर्देशांक होगा, यह पहले x वाला लिखेंगे ना, तो x की जगह पर क्या है 3 है और y की जगह पर क्या है -2 हो गया। तो इस तरह से यह आंसर आ जाएगा बच्चों। यहाँ पर आंसर लिख दीजिएगा, है ना, मैं लिखूंगा तो यहाँ पर लिख सकते हैं आंसर जो आ गया O बिंदु का, यह हो गया 3 और -2 हो गया। यह O बिंदु का निर्देशांक है भाई, O आप लोग 0 में समझ लीजिएगा, है ना। तो इस तरह से सवाल आप लोगों को लगा दिया मैं, और इसका आंसर भी आ गया 3 और -2। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों। यह कह रहा था कि किसी वृत्त की परिधि पर अगर 3 बिंदु स्थित हों तो इस वृत्त का केंद्र का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो आप लोगों ने एक बार OA बराबर OB करके एक समीकरण निकाला और एक बार OB बराबर OC करके लगाया। तो इस तरह से y का मान OB बराबर OC से निकल गया था और y का मान 1 में रख करके x का भी मान आप लोगों ने ज्ञात कर लिया। तो इस तरह से जो O बिंदु का जो सेंटर का निर्देशांक आ गया वो आ गया 3 और -2 आ गया। तो हमें यकीन है कि आपको यह क्वेश्चन 3 भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब समय हो जाएगा ज़्यादा बच्चों, और इसी के साथ आज मैं इतना ही लेक्चर में क्वेश्चन मैं आपको बता पाया, और नेक्स्ट वीडियो में अगला क्वेश्चन देखेंगे। और आप बहुत मेहनत से पढ़ रहे हैं बच्चे, मैं देख रहा हूँ, है कि नहीं। हर वीडियो को मैसेज जा करती है, बच्चे उसको लगाते हैं, देखते हैं और सवाल को आगे भी लगाते हैं और फिर इसके बाद वो नोट कर लेते हैं। इसलिए मैं बेहद आप लोगों का बहुत खुश हूँ बच्चों। इस तरह से आप लोग पढ़ाई करते चलिए, आगे बढ़ते चलिए, और आज यहीं पर इस लेक्चर को हम क्लोज कर रहे हैं। और अगले वीडियो में हम लोग अगला क्वेश्चन हम लोग देखा जाएगा। अगर आप लोगों की तरफ से कोई क्वेश्चन आएगा, है ना बच्चों, नहीं तो हम अपने तरफ से कोई ना कोई क्वेश्चन जो लगाने लायक रहेगा उसको हम आपको लगा करके जरूर आप लोगों के बीच में भेजेंगे। और इसी पर इस लेक्चर को मैं बंद कर रहा हूँ, और आप लोगों सभी बच्चों को हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।